Hello everyone, good evening. I believe we have a couple of participants who've already joined us, so I think we'll start the session. So good evening everyone and welcome for today's webinar session on how to avoid joint ailments and emerging importance of robotic joint replacement surgeries. We all would have seen the creative. So the keynote speaker for today is Dr. Neeraj Adkar. Dr. Ravi Kaihalkar is going to be the host for the day. And the physiotherapy workout session is going to be conducted by Dr. Punya Jajani. So talking about the host, Dr. Ravi Kaihalkar completed his post-graduation from Mumbai from the Post Trust Hospital. Further to which he came to Saishri Hospital for his arthroscopy and joint replacement surgery. He even went to Seoul, South Korea for his shoulder and knee arthroscopy and sports medicine fellowship. He has a vast experience of 10 years. His core interest lies in robotic joint replacement surgery and shoulder arthroscopy. Thus, further ado, I would like to request Dr. Ravi Kerhalkar to kickstart the session so that we can start talking about the robotic technology. Thank you, Gurjeet. Ravi Kerhalkar, ऑर्गनाइज केलेले 2009 मध्ये सुरू झालेल्या साईश्री हॉस्पिटल हे नुकतंच 12व्या वर्षात पदार्पण केले. या जवळजवळ एक तपाच्या काळामध्ये साईश्रीच्या टीमने मिळून 25,000हून अधिक ऑपरेशन्स यशस्वीरित्या पार पाडली, ज्यामध्ये जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऑर्थ्रोस्कोपी, फ्रॅक्चर्स वरील वेगवेगळ्या सर्जरीज आणि मणक्यांवरील शस्त्रक्रिया जसे की मिनिमली इन्व्हेसिव्ह एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीचा समावेश आहे. प्रायमरीली ऑर्थोपेडिक सेटअप असलेल्या साईश्री हॉस्पिटलमध्ये 2017 मध्ये IVF सेंटरची सुरुवात झाली. त्यांचा यशाचा आलेखही नेहमी चढताच राहिलेला आहे. या 12 वर्षांच्या काळामध्ये साईश्री हॉस्पिटलने अनेक अचीवमेंट्स मिळवले, ज्यामध्ये 2017 मध्ये हॉस्पिटलला मिळालेला बेस्ट ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटलचा अवॉर्ड असो की 2018 मध्ये मिळालेला बेस्ट IVF सेंटरचा अवॉर्ड असो, यांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. साईश्री हॉस्पिटल हे फुल्ली NABH अक्रेडिटेड ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल आहे, जिथे आता लेटेस्ट रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीची सेवाही आता उपलब्ध आहे. आजचा वेबिनार सांध्यांचे विकार ते टाळण्याकरता करावयाचे उपाय आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा सांधे विकारावरील उपचारांमध्ये रोल या विषयावर आधारित आहे, ज्यावर पुण्यातील सुप्रसिद्ध जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर नीरज अडकर सर आपल्याला मार्गदर्शन करतील. डॉक्टर नीरज अडकर सर हे साईश्री हॉस्पिटलमध्ये सध्या चेअरमन तसेच चीफ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन म्हणून कार्यरत आहे. 18 वर्षाच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीमध्ये 4000हून अधिक यशस्वी शस्त्रक्रिया त्यांनी पार पाडल्या आहेत. ते पुणे ऑर्थोपेडिक सोसायटीचे प्रेसिडेंटही होते. तसेच विविध नॅशनल आणि इंटरनॅशनल ऑर्थोपेडिक ऑर्गनायझेशन्सचे ते सदस्य आहेत. तर मी सरांना विनंती करतो की त्यांनी या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करावे. Thank you, Ravi. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes. So there was some request to conduct this session in English and Hindi. Majority of our audience is going to be Marathi speaking, so I'll try to mix and match maybe Hindi and Marathi together. So robotic joint replacement is a relatively new technique on the horizon. Before we start talking about robotic joint replacement, we need to understand basic anatomy of the knee joint. As you can see in this slide, इसमें जैसा आपको दिख रहा है कि ये एक लेफ्ट साइड पे आपके जो पिक्चर है एक्चुअल ये नी जॉइंट के एनाटॉमी का पिक्चर है. इसमें आपको क्वाड्रिसेप्स दिखाई दे रहा है. दैट इज द मेन मसल ऑफ द नी जॉइंट एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल functioning of the knee joint. Femur is thigh bone and tibia is shin bone. The other structure you can see here is cartilage. तो कार्टिलेज जो है ये इंजन के अंदर ऑयल या लुब्रिकेंट जैसा काम करता है. ये जॉइंट का फंक्शनिंग स्मूथ होने के लिए जरूरी है. हमारे पास बहुत
बार ये पेशेंट्स बहुत लेट प्रेजेंट होते हैं, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस इतना कॉमन है, फिर भी ट्रीटमेंट लेने के लिए पेशेंट्स को थोड़ा सा फियर रहता है कि ये डॉक्टर को अप्रोच करे या नहीं करे। तो फिर बहुत बार ये ट्रीटमेंट जो है जैसा होना चाहिए वैसा होता नहीं है, और डिफॉर्मिटी जो है नी में बढ़ते जाते हैं। अगर अर्ली स्टेज में ये जॉइंट प्रॉब्लम के अगर पता चलता है, तो एक्सरसाइज सीख के, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉलो करके आप ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कंट्रोल में रख सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, या फिर अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस या जॉइंट प्रॉब्लम जो है आपका बढ़ जाता है, तो उसके वजह से डिफॉर्मिटीज बढ़ता है, एंड उस दरम्यान फिर जो है सर्जिकल इंटरवेंशन जरूरी रहता है। अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी का जो इम्पोर्टेंस है आपको डॉक्टर पुण्यजा एक्सप्लेन करने वाली है दिस सेशन, और आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू पे अटेंशन टू दोज वीडियोस, और जो इंफॉर्मेशन डॉक्टर पुण्यजा आपको देने वाले हैं, तो उसमें जो अगर आप सिंसियरली वो एक्सरसाइज करते हैं तो काफी ऑस्टियोआर्थराइटिस कंट्रोल में रहने के लिए उसका बेनिफिट होगा। आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये कार्टिलेज आपको दिख रहा है। तो कार्टिलेज जो है बोन के ऊपर का ये स्पेशल लेयर है, जैसे मैंने पहले बताया, उसमें जो लुब्रिकेंट जैसा काम करता है, एंड वंस दिस कार्टिलेज गोज ऑफ, ये बोन एक दूसरे के ऊपर घिसना शुरू हो जाता है। कार्टिलेज अपने बॉडी में एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको ब्लड सप्लाई नहीं है, तो एक बार वो वेयर आउट हो गया तो वापस नया तैयार नहीं होता है। इट इज वेरी स्पेशल लेयर, दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट द कार्टिलेज। ओके, आपके स्क्रीन में लेफ्ट साइड पे जो एक्सरे पिक्चर है, ये नॉर्मल हेल्दी नी जॉइंट का एक्सरे पिक्चर है, और राइट साइड पे जो है ये ऑस्टियोआर्थराइटिक नी का पिक्चर है। अगर आप गौर करोगे तो ये नॉर्मल जो एक्सरे पिक्चर है, तो ये दो बोन्स के बीच में आपको एक गैप दिखाई दे रहा है। वो इसलिए कि कार्टिलेज जो है वो एक्सरे पे दिखाई नहीं देता है, इट इज नॉट सीन ऑन एक्सरे, सो उसकी वजह से आपको दो बोन्स में आपको गैप दिखाई देगा। लेकिन कार्टिलेज जब निकल जाता है तो फिर दो बोन्स एक दूसरे के ऊपर घिसना शुरू हो जाते हैं, और वो गैप पूरी तरह से कम हुआ आपको इधर दिखाई दे रहा है। सो once bone cartilage goes off and bone starts rubbing against each other, एक दूसरे पर घिसना शुरू हो जाता है, तो फिर ऐसे डिफॉर्मिटीज हो जाते हैं, पैर टेढ़े होते हैं या नी जॉइंट में डिफॉर्मिटीज होता है। अर्ली स्टेज में फिजियोथेरेपी है, उसके साथ में कुछ इंजेक्शन थेरेपीज रहते हैं, जैसे आप इधर देख रही है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो पेशेंट के ही ब्लड के कुछ ग्रोथ फैक्टर्स यहाँ पे इंजेक्ट किए जाते हैं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस कंट्रोल में रखने के लिए काम आते हैं। अगर ये थोड़ा सा और बढ़ जाता है और एक कंपार्टमेंट अगर खराब हो जाता है इसमें, तो एक कंपार्टमेंट उतना रिप्लेस किया जा सकता है, जिसको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या यूनिकॉन्डलर नी रिप्लेसमेंट बोला जाता है। आप ये एक्सरे देख रहे हैं ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद का। लेफ्ट साइड का जो है पार्शियल नी का एक्सरे है, राइट साइड का है टोटल नी का एक्सरे है। तो हम लोग रोबोटिक पार्शियल नी कैसा किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे। सो इसमें जो रोबोटिक सिस्टम जो है, तो ये हैंड हेल्ड रोबोटिक सिस्टम से ये पार्शियल नी रिप्लेसमेंट किया जाता है, जहाँ पे ये जो डिफॉर्मिटी का जो है या कार्टिलेज लॉस का इंफॉर्मेशन रोबोटिक सिस्टम को दिया जाता है। बेस्ड ऑन दैट एक 3 डायमेंशनल इमेज जनरेट होता है। जैसे मैंने बोला कि ये पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर आप देख रहे हैं, तो उसमें आपका जॉइंट प्रोसीजर के पहले कितना मूवमेंट हो रहा है, कितना फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, कितना डिफॉर्मिटी, ये सब ग्राफ जो है कैलकुलेट किया जाता है। सो ये प्लानिंग होने के बाद जो है एक्चुअली खराब हुआ कार्टिलेज वो निकाला जाता है, और वो खराब हुआ जो कार्टिलेज है उस जगह पे जो मेटल प्रोस्थेसिस फिट किया जाता है,
इसकी वजह से जो कार्टिलेज निकल जाने की वजह से जो फ्रिक्शन हो रहा है वो निकल जाता है। हर कोई पेशेंट में हम लोग पार्शियल नी नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस है। इसमें आप जैसा देख रहे हैं कि खराब हुआ जो प्रोसेस कंपार्टमेंट है उतना रिप्लेस करने के बाद ऐसा दिखाई देता है। अगर ये ट्राई कंपार्टमेंटल ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसमें काफी सारा डैमेज हो चुका है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को कुछ स्पेशल इम्प्लांट्स यूज करने पड़ते हैं। ये पेशेंट आपने देखा है ऑपरेशन के पहले ऐसे चल रहे थे, ऑपरेशन के बाद सेम पेशेंट रिप्लेसमेंट के बाद कंफर्टेबली चलते हुए आपको इधर दिखाई दे रहा है। ये ऑपरेशन के पहले नी जॉइंट में इतनी डिफॉर्मिटी थी ये पेशेंट का, ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से स्ट्रेट हुए जॉइंट्स आपको इधर दिखाई दे रहे हैं। ये पेशेंट का ऑपरेशन के पहले का वीडियो है और उसके बाद में जो है पोस्ट ऑप सेम पेशेंट जस्ट 3 weeks आफ्टर द ऑपरेशन वॉकिंग कंफर्टेबली। आगे जाके कुछ सिलेक्टेड लोगों में हम लोग कुछ मोबाइल बेरिंग इम्प्लांट भी यूज कर सकते हैं, जिसमें जो इंसर्ट जो रहता है जॉइंट के अंदर यूज करते हैं वो मूव होता है। आप अगर नॉर्मल नी का अगर मूवमेंट आप इमेजिन करते हो तो उसमें जो नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हुए रोटेट होता है। इट इज नॉट यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में वो मूवमेंट नहीं रहता है। टर्मिनल नी फ्लेक्शन में हमेशा आपका पैर रोटेट होता है, तो सेम मूवमेंट इज मिमिक्ड बाय द इंसर्ट एंड दैट अलाउज अ डीप नी फ्लेक्शन। ओके, सो ये पेशेंट एजेड 78 ईयर ओल्ड बायलैटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस था। ऑपरेशन के बाद इमीडिएट नेक्स्ट डे ये नी मूवमेंट उनको आया था और you can see कि good range of movement immediately is possible with high-end prosthesis used during knee surgery, and same patient walking just with the help of a stick around 13-14 day post surgery. हाई फ्लेक्स इम्प्लांट्स है जिसमें नी जॉइंट का मूवमेंट आप अच्छी तरह से ज्यादा अचीव कर सकते हो, जिसमें नी ज्यादा बेंड होता है। हैप्पी टू शेयर कि कंट्री का जो पहला बायलैटरल अनसीमेंटेड टीकेआर है वो साइश्री में हुआ था, उसको भी 2 साल हुए हैं एंड दैट लेडी इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। इट इज अ चैलेंजिंग सर्जरी अनसीमेंटेड टीकेआर एंड पूरा उसका डिस्क्रिप्शन ये थोड़ा आउट ऑफ स्कोप है करंट आज के प्रेजेंटेशन के। ये पेशेंट उनके दोनों नी रिप्लेस होने के बाद नर्मदा परिक्रमा इन्होंने कंप्लीट किए थे दोनों नी रिप्लेसमेंट के बाद, और शी इज लीडिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ। तो नी रिप्लेसमेंट में क्या होता है वो एक एनिमेटेड वीडियो हम लोग देखते हैं। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है उसका ये वीडियो है। तो उसमें रोबोटिक सिस्टम जो है वो कंप्लीट नी का मैपिंग किया जाता है। उसका जो डिफॉर्मिटी इंफॉर्मेशन है वो पेशेंट कंप्यूटर को दिया जाता है। एज यू कैन सी इन दिस स्क्रीन, सो कंप्लीट जो लैंडमार्क्स है नी के वो प्रोवाइड किए जाते हैं एंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर एक इमेज उसमें क्रिएट होता है एंड कंप्यूटर gets this information and based on that 3-dimensional image is created. And the beauty of this system is before cutting the bone we can see how it is going to affect the implant in post op phase and उसमें movement में क्या affect होने वाला है। So based on this information we just take out the affected portion, the parent bone is kept as it is, the affected cartilage is taken out and see as you can see in this video, ये कट करने से पहले हमें पता है कि कैसा होने वाला है, उसका इफेक्ट क्या आने वाला है। So once this is done, this is actually cross checking my own surgery. Okay, this is like validating my own cuts and this is for patient safety. And एक बार ये होने के बाद ये इम्प्लांट हम लोग ऐसा फिट करते हैं and this really helps in getting good range of movement and good post operative movement. ये पेशेंट केनिया से आए थे, काफी जगह पे बहुत कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनको सर्जरी रिफ्यूज किया गया था और ऑपरेशन के इमीडिएट दूसरे दिन और ऑपरेशन के 15th डे पे वो कंफर्टेबली चलते हुए अपने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
ये पेशेंट wrestler by profession and both knees were affected, and post surgery he is walking comfortably as you can see in this video. ये पेशेंट हमारे पास जालना से आए थे और ऑपरेशन के पहले ही ऐसे चलते थे और ऑपरेशन के बाद कंफर्टेबली चलते हुए आपको यहाँ पे वो दिखाई दे रहे हैं. अनदर पेशेंट, इनका एज कम है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है इनको, तो ऑपरेशन के पहले ये ऐसे चलते थे, बहुत पेन था, और ऑपरेशन के बाद ये ऐसे चलते हुए आपको इधर दिखाई दे रहा है. ये पेशेंट दोनों नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस था, ऑपरेशन के पहले काफी पेन था और ऑपरेशन के बाद कंफर्टेबली यहाँ पे चलते हुए आपको दिखाई दे रहा है. ये पेशेंट के नी में काफी डिफॉर्मिटी था और काफी डे टू डे एक्टिविटीज में उनको प्रॉब्लम हो रहे थे, और ऑपरेशन के बाद एक नॉर्मल लाइफ यहाँ पे वो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं. इसमें सबवास्कस अप्रोच हम यूज करते हैं जिसमें मसल कट नहीं करना पड़ता है, उसके वजह से पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी फास्ट हो जाता है. सेम पेशेंट जिनमें हम लोगों ने सबवास्कस अप्रोच किया था, तो नी रिप्लेसमेंट होने के बाद जस्ट 15th डे पे ये उनका एक्टिविटी लेवल था और ही वाज एबल टू वॉक विदाउट एनी सपोर्ट एंड गुड रेंज ऑफ मूवमेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. कौन से एज में नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? तो ये एज इज जस्ट नंबर है. अगर कोई पेशेंट को कोमॉर्बिडिटीज नहीं है तो हम 80s 90s में जो पेशेंट है उनमें भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं. जैसे आपने देखा कि एक 92-year-old जेंटलमैन, हम लोगों ने उनका नी रिप्लेसमेंट किया एंड 4th डे ही कुड वॉक बैक टू हिज होम. तो मेडिकल फिटनेस है, तो एल्डरली या थोड़ा इनका उम्र ज्यादा है वो लोगों में भी हम ये कर सकते हैं. आज के सेमिनार में हम खाली नी रिप्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. हिप रिप्लेसमेंट की अगर बात करने जाए, जो हम आगे कुछ सेमिनार्स में आपको इंफॉर्मेशन उसके बारे में देने वाले हैं, तो एक 100-year-old लेडी का भी हम लोगों ने हिप रिप्लेसमेंट किया था. तो इट लॉट डिपेंड्स ऑन द मेडिकल फिटनेस एंड नॉट जस्ट द एज. ये पेशेंट बीड से आए थे, काफी पेन था उनको दोनों नी में, और ऑपरेशन के बाद जस्ट 3 वीक्स में कंफर्टेबली चलते हुए और स्टेयरकेस क्लाइम करते हुए आपको यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है. हम जो है उनका वीडियो स्किप करेंगे. नेक्स्ट पेशेंट देखते हैं जो दोनों नी में उनके डिफॉर्मिटी था. ऑपरेशन के पहले ही का ये पिक्चर है आपके लेफ्ट साइड पे, ऑपरेशन के बाद आप देख सकते हो. ये ऑपरेशन के पहले जो है वॉकर लेके चलते थे, काफी तकलीफ थी, और ऑपरेशन के बाद कंफर्टेबली यहाँ पे चलते हुए आप उनको देख सकते हैं. ये लेडी, उनको काफी डिफॉर्मिटी था और कुछ स्पेशल प्रोसेसेस हम लोगों को उनके लिए यूज करना पड़ा, और ऑपरेशन के बाद एक कंफर्टेबल लाइफ वो अभी लीड कर रहे हैं. जो लोगों को ऑपरेशन के बाद कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो ये उनका कुछ ऑपरेशन एक 7-8 साल पहले हुआ था और कुछ इंजरी होने की वजह से उनको वहां पे फ्रैक्चर हो गया, तो और उनका दूसरा नी भी काफी बुरी तरह से अफेक्टेड था. तो ये पेशेंट में हम लोगों ने कुछ रिवीजन सर्जरी के माध्यम से ये लॉन्ग स्टेम और ये यूज करके ये पेशेंट एक 15 दिन में कंफर्टेबली चलते हुए आप इधर देख सकते हैं. आई थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग. ओवर टू यू डॉक्टर रवि. थैंक यू. Thank you so much, sir. It was a nice, elaborative presentation, very informative one. We want to stress that whether you go for conservative management or for operative management, the physiotherapy forms the vital part of recovery process and a proper treatment. So we will go with Dr. Punyaja now, who will be giving us physiotherapy lessons. Punyaja. Okay, am I audible? Yes, Punyaja. Okay. Yes. Good evening, one and all. So आज मैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में
और टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपी का क्या इम्पोर्टेंस है वो आपके साथ शेयर करूँगी. So I will quickly start with sharing my PPT. All right. Okay, everyone can see this? Yes, we can see this. All right. Okay. So I would like to congratulate Adkar sir for the wonderful presentation. I'll move forward with physiotherapy for knee osteoarthritis. So I'm Dr. Punyaja Chani. I'm a physiotherapist at Sai Shri Hospital, Pune. So relevant definition to my field. So OA is a condition that is associated with pain and inflammation of the joint capsule, impaired muscle ligament stabilization. So जो impaired muscular और ligamentous stabilization है वो बहुत important है और ये main target point होता है physiotherapy का. So इसके use से pain and inflammation भी reduce हो जाता है और जो बाकी आगे deformity या disability और reduced range of motion जो बाद में आता है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है. सो मेनली मेरे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन आज के लिए रहेंगे कंजर्वेटिव फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, जो आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के इनिशियल अर्ली स्टेजेस में उसका फायदा ले सकते हैं, एंड देन पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन. सो टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद जो इमीडिएट फिजियोथेरेपी होता है एंड जो आउट पेशेंट लाइक थोड़ा सा लेटर स्टेजेस में जो फिजियोथेरेपी होता है उस बारे में हम देखेंगे. सो मोस्टली पेशेंट प्रेजेंटेशन कैसा होता है. सो जैसे सर ने हमें एक्सप्लेन किया कि मेनली कार्टिलेज जो होता है नी जॉइंट का उसका एक बड़ा रोल होता है इसमें, एंड कार्टिलेज डज नॉट रिपेयर ऑन इट्स ओन अनफॉर्चुनेटली. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन द इनिशियल स्टेजेस व्हेन यू कम, जब आपको पता चलता है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, डायग्नोसिस आ जाता है, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करें कि उसको कंजर्वेटिवली मैनेज करें, क्योंकि उस स्टेज पे अगर रह जाएगा तो आगे वो विद एज वर्सन होते जाता है. सो पेशेंट्स यूजुअली प्रेजेंट टू द डॉक्टर इन ग्रेड 2 ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस अकॉर्डिंग टू द केएल सिस्टम. सो ये ग्रेडिंग सिस्टम है, केलग्रेन लॉरेंस सिस्टम, जिससे एक ग्रेड 2 मतलब थोड़ा सा सिम्टोमेटिक हो जाता है जब भी कंडीशन, तब डॉक्टर के पास पेशेंट्स आते हैं. सो कॉमन कंप्लेंट्स जो वो हमें बताते हैं ना, पेशेंट्स डू नॉट नो दैट व्हाट द प्रॉब्लम इज, कि कार्टिलेज में क्या हुआ है, जॉइंट में क्या चल रहा है, बट दे विल नॉर्मली से कि पेन और स्वेलिंग है, मॉर्निंग स्टिफनेस है उनको, जो इमीडिएटली मॉर्निंग में उठने के बाद उन्हें लगता है, एंड देन इवेंचुअली थ्रू आउट द डे मूवमेंट करके फिर कम हो जाता है. देन क्रॉस लेग सिटिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है उन्हें, दे आर नॉट एबल टू सिट on the floor, cross leg sitting, it creates lot of problem. Then deep squatting, जो इंडियन कमोड में जैसे बैठते हैं, उसके बाद उठने के बाद उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है. And there is difficulty in prolonged standing and walking. बहुत समय आप खड़े रहे, बहुत समय जब आप चलते हैं तभी आपको डिफिकल्टी होती है. एक आवाज आता है जब भी जॉइंट मूव होता है, there is crepitus in the joint. So all these are the things patients present with. सो जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, वो मल्टी डिसिप्लिनरी है. कोई एक चीज करके वो ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं होता. सो देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट कम इनटू द पिक्चर. सो हियर आई हैव लिस्टेड देम. सो फर्स्ट विल बी फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन. तो इसमें ये होता है कि वी टेक हेल्प ऑफ मेडिसिन्स एंड मेडिसिनल एजेंट्स टू कंट्रोल दैट इनिशियल सिम्टम्स फेज, जिसके बाद you are more pain free and you can do your exercises. Patient education. So I would like to emphasize a lot on patient education. Like whichever stage you are at, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंडीशन क्या है, उसके लिए ऑप्शंस क्या अवेलेबल है. जब वो ऑप्शंस आप यूटिलाइज करते हैं तो what results will you be able to see. When you don't do anything about it, what will happen? So it is very important for you to be in complete knowledge of what is happening to you. So I would request the patients who are here to always ask questions to your doctors freely, that what is it and what should be done. So we are more than happy to answer your questions and help you with that. Then physiotherapy, my main topic of presentation today. So physiotherapy is
I would say it works wonderfully in conservative management and in any other form of management. So we will see a lot about that today. And weight control. So usually क्या होता है कि because they are weight bearing joints, जब भी आप उठते हैं, walk करते हैं, कोई भी activity करते हैं, जब भी वजन आता है, तभी आपको ज़्यादा problem होती है. So what you do is you rest. कि मैं नहीं करता, मैं आराम करता हूँ. Like something like, you know, this corona situation, like you are allowed to go out only during essential services. So it's something like that. जब भी दुखता है, you only do things that are essential for your day-to-day living. You don't do things more than that when the pain takes over, you know. So weight control is very important. So therapeutic management, this will be the physiotherapy management. So exercises as a form of physiotherapy is recommended as the first line of conservative intervention in approach for osteoarthritis. So जो evidence है, जो सारे क्या बोलते हैं researches what they have done, it supports aerobic exercises and strength training to reduce pain and improve physical function. Physical function refers to all the problems that you report to us with, like I'm having prolonged standing difficulty, prolonged walking difficulty, squatting difficulty. तो ये सारे functions धीरे धीरे आ जाते हैं. And progressive strengthening refers to the various tools that we use to increase the strength of your muscles overall around the knee joint. And aerobic exercise refers to anything that increases your heart rate, increases circulation throughout the body. So when the circulation increases, there is more oxygen going to all the tissues of the body. More and more metabolic wastes, pain mediators, ये सारी चीजें फिर वॉश आउट हो जाती हैं एंड धीरे धीरे पेन स्वेलिंग उसके साथ कम हो जाता है. सो एरोबिक एक्सरसाइजेस हम जो नॉर्मल करते हैं एक्सरसाइजेस वो भी रेकमेंड करते हैं एंड वाटर बेस्ड. सो water based as in underwater, anything which is in the water. So we will talk more about that later on. Okay, so first things first, whenever patients come to us, it is very important for them to understand what physiotherapy is and what it does to help you. So physiotherapy is a science of movement. So what we focus on is movements. So अगर आप कभी आए हैं फिजियोथेरेपी ओपीडी में, आपने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लिया हुआ है, there are number of modalities that we use, there are number of other tools that we use, but they are merely tools. जैसे कि physical agents, cold compression, some electrotherapy modalities, like patients refer to them as shake लेना या current लेना, something like that. So ये सारी चीजें adjuncts है. We use that so that you can start exercising. So exercise is the key in any physiotherapy treatment. So magic lies in the movement, not in simply resting. Rest will only decondition your condition and it will only worsen your condition. It won't help you. So it's only the movement, exercises that will help. Okay, so the exercises that we prescribe are often focused on quadriceps muscle, as sir explained, the main muscle of the knee joint, which is present on the front part of your thigh. Range of motion of not only knee, the hip and the ankle also. Progressive strength training, lifestyle modifications, very important, and increased general activity. So these are examples of some exercises. मैं कुछ exercises आपको बताऊंगी. These are not all. Exercises are innumerable and patient to patient कौन से exercises prescribe किए जाते हैं वो भी बहुत अलग होता है. So मैं कुछ बहुत ही basic, simple वाले आपको exercises ये photos दिखाऊंगी. So first, isometric quadriceps. So this is the main muscle. So if you're sitting somewhere or standing, I mean, if you're sitting somewhere, just elongate your leg, just extend your leg, and you can just press your knee a bit, and you'll understand how the. Yes. Some of our viewers wants you to give information in Hindi. Okay. It's possible for you. Please. Okay. Yes. Thank you. Okay, no problem. Okay, so ये quadriceps muscle जो है उसका एक्सरसाइज है जिसमें पैर स्ट्रेट होता है एंड नी कैप को आप टाइटन करते हैं तो तब जो मसल टाइटन होता है इन योर थाई वो आपका क्वाड्रिसेप्स मसल है. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आइसोमेट्रिक अडक्टर्स. तो इसमें एक पिलो दोनों नीज के बीच में रखते हैं एंड पिलो को अंदर की तरफ प्रेस करते हैं तभी जो इनर थाई मसल्स है उनका एक्टिवेशन होता है. देन नेक्स्ट स्ट्रेट लेग रेज विद होल्ड. पैर को सीधा नी से सीधा रख के
हिप से स्ट्रेट ऊपर उठाया जाता है एंड इसको होल्ड किया जाता है 10 सेकेंड्स के लिए। डायनामिक क्वाड्रिल्स, तो ये भी आपके क्वाड्रिसेप्स मसल का एक्सरसाइज है जिसमें सिटिंग पोजीशन में हम ये करते हैं एंड नी को सिंपली एक्सटेंड करते हैं। हील रेजेस, कहीं पे खड़े रह के सपोर्ट लेके दोनों हील्स को रेस किया जाता है एंड इनिशियली ये सिर्फ हील रेज एंड लोअरिंग होता है, फिर इसमें धीरे धीरे होल्ड्स करके भी आप कर सकते हैं। बैकवर्ड वॉकिंग, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिसेंट रिसर्चेस है जो बैकवर्ड वॉकिंग और नी पेन की एक रिलेशन उन्होंने बनाया है जिसमें बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव हुआ है बैकवर्ड वॉकिंग। सो ये जो बैकवर्ड वॉकिंग है ये आप नॉर्मली भी ऐसे कर सकते हैं, बट ये आपको बिल्कुल भी किसी रूम के बीच में या कहीं आप सपोर्ट ना ले पाए ऐसे जगह नहीं करना है। ये हमेशा जहाँ पे कोई सपोर्ट हो, अलोंग अ लॉन्ग वॉल इन द हाउस, जहाँ पे भी एक लंबा वॉल है उसके साइड में आपको रह के ये करना है। इफ बाई चांस कोई बैलेंस में डिस्टर्बेंस होता है आप होल्ड कर सकते हैं। सो बैकवर्ड वॉकिंग आप अंडर वाटर भी कर सकते हैं, इन अ स्विमिंग पूल ऑल्सो यू कैन डू दिस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक बाइसाइक्लिंग और लोअर लिम्ब ergometry, मतलब कि जो स्टैटिक साइकिल्स होते हैं, जिम में जो साइकिल्स होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो अभी इसमें एक रीजन है कि डायनामिक साइकिल्स क्यों नहीं बोलते हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको हैबिट नहीं है, आपको पता नहीं है साइकिल कैसे करना है, उसमें बैलेंस के बहुत इश्यूज होते हैं, तो इट इज रिस्की। सो जो स्टैटिक साइकिलिंग होता है वो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। इससे ये भी बेनिफिट होता है कि बॉडी का वेट आपके नी जॉइंट पे नहीं होता, यू आर सिटिंग एंड यू आर डूइंग द एक्सरसाइज, so then the body weight is not on the knee, so knee exercise is better. Then hydrotherapy, so hydrotherapy आप बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसमें आप अंडर वाटर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सो एक हाइड्रो एरोबिक्स करके कुछ होता है जिसके स्पेसिफिक फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं जो ये लेते हैं। सो जनरल एक्सरसाइजेस अंडर वाटर, सिंपल बैक वॉकिंग, फ्रंट बैक साइड वॉकिंग अंडर वाटर, सारे जो स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस है जो आपको कभी सिखाए जाएंगे वो सारे आप अंडर वाटर कर सकते हैं। स्विमिंग भी एक एक्सीलेंट एक्सरसाइज है आपके नी के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए एंड ऑल्सो फॉर द नी। सो देन जब ये सारे एक्सरसाइजेस स्टार्टिंग में सिखाए जाते हैं तभी इनका प्रोग्रेशन हम आप 10-15 दिन एक्सरसाइज करेंगे, यू विल बी क्वाइट कंफर्टेबल विद द एक्सरसाइजेस, but we won't let you be comfortable because being comfortable does not help actually. So then we will go towards strength training. तो हम strength बढ़ाने की कोशिश करेंगे आपके muscles की, तो वो हम करते हैं कुछ weights लगा के, थेरा बैंड से, थेरा लूप से। तो ये सारे progressions है, like ये थोड़े से एडवांस्ड है जब आपका symptoms कंट्रोल में आ जाता है, पर ये डेफिनेटली हम टारगेट करते हैं। देन पेशेंट कंप्लायंस, सो बेसिकली वी विल टेल यू एवरीथिंग, हम आपको सब कुछ बताएंगे जो आपको हेल्प करेगा, आपके मॉडिफिकेशंस बताएंगे जिससे आप एक्सरसाइज बेटर कर पाए, एवरीथिंग दैट हेल्प्स यू, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप कितना करेंगे उसमें से, हाउ मच डू यू लिसन। सो it plays a vital role and it is often responsible. So there are many factors कि patients क्यों उसको कंटिन्यू नहीं करते, उसके ऊपर भी बहुत रिसर्चेस है, बहुत सारे फैक्टर्स है कि पेशेंट्स क्यों नहीं कर पाते ये फॉलो। एंड यूजुअली जब ये सब फॉलो नहीं होते, इंस्ट्रक्शंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, एक्सरसाइजेस, वेट कंट्रोल, तभी ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो जाता है। सो मैं इसके बाद आपको एक प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन से पहले जो एक्सरसाइजेस होते हैं, फिजियोथेरेपी होता है, वो आपको कैसे हेल्प करेगा, ये भी काफ़ी क्वेरी होती है पेशेंट्स की कि अगर मैं सर्जरी से पहले एक्सरसाइजेस करता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। सो देयर हैज़ बीन अ मेटा एनालिसिस जिसमें बहुत सारे रिसर्चर्स का वो लोग एक ही रिसर्च में ऐसे कंपैरिजन करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसमें ये पाया गया है दैट बिफोर योर सर्जरी, if you are doing exercises for a short span like say 3 weeks or 4 weeks, it might help you to some degree but not significantly after the surgery or in the rehab after that. लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फॉलो करते हो, और लॉन्ग टर्म बाय दैट आई मीन 24 months, दैट इज इक्विवेलेंट टू 24 weeks, सॉरी, इक्विवेलेंट टू 6 months। तो जब आप 6 months के लिए कंटिन्यूस एक्सरसाइज करते हैं बिफोर योर सर्जरी, तो वो एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस लाता है आपके रिहैबिलिटेशन में एंड पोस्ट सर्जरी जो रिकवरी है उसमें। सो नाउ वील मूव ऑन टू पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। सो पहले तो इमीडिएट मैनेजमेंट होता है, जैसे कि जैसे सर्जरी हुई उसी दिन या उसके अगले दिन, विद इन 24 hours यू आर मेड टू स्टैंड एंड वॉक, दैट इज द मेजर थिंग। सो व्हाट वी फोकस ऑन इज अर्ली मोबिलाइजेशन, अर्ली वॉकिंग,
देन नी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, नी की मूवमेंट जो होती है, नी के मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस, क्वाड्रिसेप्स एंड अदर थाई मसल्स. देन बेड ट्रांसफर्स, आप बेड में कैसे ट्रांसफर करते हैं वो, वॉकिंग विद अ वॉकर एंड क्वाड्रिसेप्स एक्टिवेशन. तो ये इमीडिएट चीजें होती है जब आप हॉस्पिटल केयर में होते हैं. फॉर द इनिशियल ऐसे 4-5 days द फोकस इज नॉट ऑन अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस आपको ज्यादा नहीं होते, पर फोकस ये होता है कि डिस्चार्ज के बाद जो भी चीजें आपको घर में लगेंगी करने के लिए, विच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी, सो वी फोकस मोर ऑन दैट. जैसे कि आप बेड में कैसे मूव करोगे, बेड में बैठोगे कैसे, बैठ के खड़े कैसे रहना है, खड़े रह के बैठना कैसे है, कमोड कैसे यूज करना है. So all these things are focused on more. Your walking is focused on more. So the more you walk, the more the joint gets relaxed, and the more healing takes place, basically. So this is just immediate post-operative picture. In this, एक आप pipe दिख रही है आपको red color की, ये drain होता है. There is one more pipe which is Foley's catheter, urine catheter होता है basically. तो जैसे आप first और second time चल लेते हैं, उसके बाद फिर ये भी निकल जाता है. Then by the second day, you are pretty much independent in the hospital itself, and you are able to walk quite well. So then starts outpatient rehabilitation. So इसमें basically जैसे ही stitches remove हो जाते हैं आपके, फिर ये outpatient rehab मतलब OPD, physiotherapy OPD में आके जो rehab होता है वो शुरू होता है. So एक चीज यहाँ पे important है, between your discharge and your stitches removal, इसके बीच का जो एक टाइम होता है, it can be anything around 10 to 15 days. तो इसमें जो आप फिजियोथेरेपी करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो इसमें यूजुअली हम होम फिजियोथेरेपी रेकमेंड करते हैं कि आप घर पे लें. एंड इसमें जो मैक्सिमम रेंज होता है मूवमेंट का, मैक्सिमम जो डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाती है और वो मेंटेन होती है, मैक्सिमम जो क्वाड्रिसेप्स आपका स्ट्रेंथ में आ जाता है, वो इसी ड्यूरेशन में होता है. So do not ignore it. It is extremely important. And then after this, the rehab that you do is all, advanced training and your training which you need for the longer run. So patient is usually encouraged to come to OPD regularly. We try to achieve maximum results in minimum amount of time. We do not encourage patients to come for months to the OPD. It's hardly 10 to 15 days maximum. And utne mein we make you capable enough to do all activities जो आपके regular life में ज़रूरी है. To state a few, I would say stair climbing and descending. तो चढ़ना उतरना स्टेयर से. फिर आपका squatting जो होता है, मतलब when you use the western toilet, you usually use a commode raiser after your surgery. So even we make you practice squatting so as to make you use your toilet also without a commode raiser. Then walking independently, like stick पे तो हम end करते हैं, the rehab ends with a stick, but you are capable enough to walk independently. Without the stick also आप चल सकते हैं. So walking की जो pattern एक deviated develop हो जाती है later stages में, वो भी correct की जाती है in the rehab process. So progressive strength training is done. Balance training very important, क्योंकि there are situations wherein sometimes there is imbalance, say early mornings जब dark होता है room में, late nights, तो तभी थोड़ा balance issues होता है. That is also addressed and training दी जाती है. Then इसमें भी patient compliance बहुत important है, because we are trying to achieve maximum results for you in minimum amount of time. We are interested in releasing you with all your maximum capabilities in just 15 days. So then after that, you have to continue your exercises at least for 6 months. So जो भी आप सीखते हैं वो आपको apply करना होता है, and then only you'll find maximum results. So I'll share some exercises which we usually do in post-operative rehabilitation. तो ये basically straight leg, straight आगे ले रहे हैं patient, front kick. So ये हमारी ही OPD है and हमारे ही patient है. Okay. Next है hip extension, straight leg पीछे ले जाना. Okay. Next है hip abduction, straight पैर sideways ले जाना.
ओके, लास्ट इज वन लेग स्टैंडिंग। तो इसमें हिप नी फ्लेक्शन, हिप और नी बेंड हो रहा है एंड बैलेंस के लिए होल्ड करके रखने बोला जाता है पेशेंट को इन द एयर ओनली। ओके, so to end this, I would like to quote a quote by Dr. Carol Lewitt, that rehabilitation is to show patients what they can do for themselves. Like, we will show you what you can do for yourself, but then after you are released, what you do with yourself is on you. So I would recommend you to follow it, as much as you can. So take away messages from my side. So with osteoarthritis after diagnosis, make exercise a habit. Prevention is always better than cure, which also applies to today's time in this COVID situation, that it's better to prevent it rather than facing it. Then rest does not help you heal, only movement does. So focus on movement, focus on exercises, then learn exercises properly under expert supervision. That is very important. Then work sincerely on weight management and lifestyle modifications. And the more independent you are, the better. Thank you. Any queries? Please feel free to ask. All right, I'm done. Thank you, Puneja. It was excellent, simplified presentation. Thank We you. have few questions for our keynote speaker, Dr. Adkar sir. Yes, Ravi. There are few questions. Rachna wants to know any preventive measures, especially in post-menopausal age changes in the body. Yes, I had already replied to her. So frequently asked question, and then that age group, regular exercise, balanced diet rich in calcium and proteins, and if required, some calcium supplement is necessary. Osteoporosis in postmenopausal age group is very routinely, commonly seen. And as Punyaja rightly said, prevention is better than cure. Osteoporosis हम अगर prevent कर सकते हैं, control में रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा. Osteoporosis postmenopausal age group में से 45 एज में अगर menopause हो जाता है, and that lady say average age is around till 80, ये एज ग्रुप में जो ऑस्टियोपोरोसिस होने वाला है 45 to 80, उसमें से मैक्सिमम ऑस्टियोपोरोसिस या बोन स्ट्रेंथ लॉस happens in first 5 years after menopause. So that age group, that is very important, and वहाँ पे aggressive treatment होना जरूरी है. So in nutshell, regular exercise, balanced diet, and if osteoporosis, if it is there, treating osteoporosis aggressively. सेम टाइम अगर नहीं है तो वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट उसके लिए अप्लाई करना जरूरी है. We usually get asked about calcium absorption and calcium supplementation. It's a good question by Rachna. She wants to know that is magnesium important in the body for calcium absorption? Yes, magnesium is extremely important, and along with vitamin D. So ये जरूरी है. ओके, नॉट आई मीन जस्ट कैल्शियम लेने से कुछ उतना फायदा नहीं होगा अगर आप ये मैग्नीशियम और विटामिन डी भी उसके साथ में लेते हो. Shilpa wants to know what is the post-operative recovery period for knee replacement and whether the patient can bend the knee and sit down after this. Yes, I saw that question, and see post-op जो है almost all the patients are able to walk very next day after the surgery. Majority of the patients, they need some support if they are undergone bilateral knee replacement, both knees together, 3 to 4 weeks के लिए. Single knee है so around 15th day person is usually able to walk with the help of a stick and then without any support. As Punyaja clearly mentioned, first couple of weeks, say 4 weeks to 6 weeks, exercises, physiotherapy is important. First couple of days, 10 to 15 days under supervision. After the suture removal, around 2 weeks under supervision physiotherapy. And उसके बाद में जो है patient ने खुद
खुद से करना है. I mean, patient is expected to do exercise on his or her own. And पेशेंट का कमिटमेंट ये पोस्ट ऑप रिहैबिलिटेशन में या एक्सरसाइज में जितना रहेगा उतनी रिकवरी उतनी फास्ट रहती है. So patient will have to take out time for post-op physiotherapy. Okay. Shilpa also wants to know that what is the exact difference between complete knee replacement versus robotics technique? See, complete knee replacement and complete knee replacement can be done with conventional technique as well as with the robotic technique. So with conventional technique, routine jigs are used, and in robotic technique, robo helps the surgeon while performing or doing the surgery. As I explained in my presentation, that is useful where I'll be able to cross-check my surgery intraoperatively, and उसमें जो है ये actually how that joint is going to function after taking that particular cut. So before taking any cut, before committing myself, I'll be able to see how that cut is going to affect and how that implant is going to sit. So this is further fine tuning for total knee replacement, and as we say here, artificial intelligence. I mean, surgeon skills are very important, but artificial intelligence plays important role in just fine tuning those skills or getting further better result. Okay, I hope I have answered your question. Thank you, sir. Dr. Bhopre wants to know what are the complications of TKR or robotic surgery and how to combat it. See, TKR or robotic surgery, they are two different issues. I mean, complications of TKR and complications of robotic surgery. And usually then patient, they tend to ask me that whether I can give them 100% assurance. So मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर कोई आपको 100% रहा है तो वो आदमी आपसे झूठ बोल रहा है. There are certain complications associated with any surgical procedure, not just TKR, any surgical procedure, and which is beyond anyone's control. But we take utmost precaution, and we are able to give consistent good result. Robotics, okay. There are certain, robotic is also associated with some learning curve, and surgeon should not rely blindly on robotics. And this technique will definitely help. This technique helps in getting superior result, but surgeon has to be watchful throughout the surgery and cross-checking each and every step. Then only we can minimize these complications. Advait Potnis wants to know up to what age knee replacement can be done. See, as I had mentioned in my presentation, everything depends on patient's medical fitness. So if patient is fit medically and pain is only because of knee joint, ये मैं स्टेटमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत बार पेशेंट आते हैं नी जॉइंट पेन, स्पेशली बैक साइड ऑफ द नी, और वो रेफर्ड पेन रहता है. एंट्रोमीडियल एस्पेक्ट या लोअर थाई पे अगर पेन है तो हिप जॉइंट से भी रेफर होता है. सो क्लिनिकली इफ इट इज प्रूवन दैट पेन इज फ्रॉम द नी जॉइंट, surgery is indicated, and patient is fit medically, we can operate at any age. The same time, patient जो quadriceps strength है, muscle strength है, and ये अच्छा होना जरूरी है, because with weak quadriceps and with some neurological disorder, even if patient otherwise is fit medically, वो अच्छा result नहीं मिलता है. So say a 60-year-old person may be medically unfit and a 90-year-old could be absolutely fit for the surgery. Knee replacement is done under regional anesthesia. General anesthesia is not required.
So if done properly in medically fit person, it can be done at any age. Okay. There is a question: wearing kneecap is good or bad? See, kneecap, scientifically there is no role, but majority of the patients, they feel good after wearing kneecap. So one can use it, but one should not get used to it. Early osteoarthritis, if you feel better with kneecap, but parallelly if you start doing all those exercises which Dr. Punyaja nicely explained in her presentation, probably you will not need kneecap. So just focus on regular exercise, and I think that is more important. Okay. I think this question is for Punyaja. Punyaja? Punyaja, our viewer wants to know which part of the feet does backward walking help in? Okay, so yes, good question. So backward walking has shown maximum what is the benefit in anterior knee pain, the knee pain in front part of the knee, which happens. It helps with that. So with usually in normal like unicompartmental or bicompartmental osteoarthritis, inner part of the knee is painful, but when it goes through patellofemoral, the front, the third compartment osteoarthritis, so there anterior knee pain comes into place, and in that backward walking is extremely helpful. Plus it also helps you with your balancing, and as a matter of fact, the better you do backward walking, the better your forward or normal walking will be in the rehab. I think that should suffice. Yes, you had answered it nicely, and there are some other question. Osteoporosis, how to control, and sun. I mean, same attendee has asked sun heated water benefit. Does it help in vitamin D absorption? So osteoporosis is a very routinely seen condition. Osteoporosis का मतलब है bone strength कम होना. Okay, so and it is a quantitative loss. So आज अगर 2020 में 100% bone strength है, तो 2025 में 95% रहेगा. It's a quantitative loss. So as we always say, and we had already highlighted this during this webinar, that prevention is better than cure. अगर ये कंट्रोल में रखना है तो प्रोटीन रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट and regular exercise absolutely necessary. If you don't take precaution, bone strength starts going down very quickly. So ये prevent करना बहुत जरूरी है. अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, along with that कुछ नेजल स्प्रे, कुछ इंजेक्शन जिसमें बोन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए. सो लॉट डिपेंड्स ऑन योर डेक्सा स्कोर, जहाँ पे आपका बोन स्ट्रेंथ लॉस कितना हुआ है उसके ऊपर ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है. लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर ऑस्टियोपोरोसिस है और आप ये ट्रीटमेंट लेते हो और एक्सरसाइज नहीं करते हो तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है. सो डोंट बी अंडर इंप्रेशन कि आपको कैल्शियम खाने से आपका ऑस्टियोपोरोसिस कंट्रोल में रहने वाला है. लॉट डिपेंड्स एंड एवरीथिंग रादर डिपेंड्स ऑन रेगुलर एक्सरसाइज. सो टुडेज वेबिनार सब लोगों के लिए टेक होम मैसेज में उतना ही बोलूंगा कि आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो फिर नॉट जस्ट नी जॉइंट, अदर पार्ट, लो बैक, अपर बैक, नेक रीजन, तो शायद डॉक्टर के पास आपको कम जाना पड़ेगा. Thank you so much, sir. We have plenty more questions, but unfortunately, we can't take all the questions. So we would try to answer all the questions on the email.
And plus the ones who have asked the questions on Facebook and YouTube, will definitely answer in the comment section. As well, if you all have any further questions, please feel free to comment in the sections on Facebook and YouTube. We will definitely revert. As well, thank you for attending today's session. And you all can see the screen which I've shared. There are the contact numbers, there's an email ID, and there's the address of the hospital. If there's any concerns, you can come to the hospital, see Dr. Adkar, and if there's any query that you all cannot come, but there's something that you all need to discuss, please send your reports or send your inquiries on our email ID, which is info@saishreehospital.org. And there are 4 numbers which are flashing, 2 landlines and 2 mobile numbers. So just feel free to get in touch with us. We are there for you all 24/7. And just to announce that we'll be conducting another webinar very soon. That is the 26th of September, which is a Saturday again. Please note 26th of September, which is Saturday. Though that webinar is going to be on the sports front. So all your sports queries related to sports or any kind of a thing related to sports definitely can be answered at that time. So just stay tuned, like our SciShri's page, so that any new post which comes up pertaining to knee replacement, hip replacement, or any orthopedic ailments, you all can see the post on our Facebook. As well, you can like and subscribe the YouTube channel. There are plenty of videos which can help solve all your other queries. Thank you for connecting and have a great weekend.